नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका ज्ञान परंपरा में। आज हम अध्ययन करेंगे छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के पेपर सेकंड करिकुलम डेवलपमेंट एंड इट्स असेसमेंट के बारे में। इसकी जो पहली यूनिट है वो सीधे सीधे करिकुलम के अर्थ से, उसकी प्रकृति से जुड़ी हुई है। तो सीधा सवाल यहीं से शॉर्ट भी आ सकता है और लॉन्ग भी आ सकता है कि पाठ्यक्रम आखिर है क्या। तो पाठ्यक्रम है एक इंस्ट्रक्शनल कंटेंट और उससे जुड़ी हुई एक्टिविटीज का सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन। और कैसा ऑर्गेनाइजेशन? ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्टूडेंट्स को मीनिंगफुल लर्निंग एक्सपीरियंस प्रदान करने के लिए तैयार किया जाता है। तो करिकुलम ना तो अकेले सिलेबस है और ना ही केवल कंटेंट है। करिकुलम इससे आगे की चीज़ है। करिकुलम में लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी शामिल होते हैं, करिकुलम में लर्निंग एक्सपीरियंसेस भी शामिल होते हैं, करिकुलम में लर्निंग एक्टिविटीज़ भी शामिल होती हैं और करिकुलम में इवैल्यूएशन की प्रक्रिया भी शामिल होती है। यानी कि पूरा का जो पूरा प्रोसेस है वो करिकुलम है। तो आपको सीधे सीधे सबसे पहले पढ़ना है कि करिकुलम आखिर है क्या। तो आप इसे शॉर्ट के रूप में तैयार कर लें। उसके बाद कोर और हिडन करिकुलम पर भी शॉर्ट क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। करिकुलम के घटक क्या हैं? जो हमने अभी आपको बताया वही सब करिकुलम के घटक हैं। ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, जो अधिगम अनुभव बच्चों को प्रदान किए जाने यानी लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो दिए जाने हैं, और इवैल्यूएशन, ये सब करिकुलम के कंपोनेंट हैं। तो इसी को थोड़ा थोड़ा बढ़ा के आप लिख देंगे तो करिकुलम के कंपोनेंट हो जाएंगे। तो शॉर्ट आता है तो आप शॉर्ट भी लिख पाएंगे, लॉन्ग आता है तो आप लॉन्ग भी लिख पाएंगे। इसके बाद प्रभावी शिक्षण में करिकुलम की भूमिका। तो सीधी सी बात है कि शिक्षा के उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य की प्राप्ति की कैसे जाएगी। फर्स्ट ईयर में जब आप को हमने विभिन्न दर्शन पढ़ाए थे तो सीधी सीधी सी चीज सामने थी कि जो शिक्षा के कोई भी जो दर्शन था वो शिक्षा के उद्देश्य बताता था, फिर उसी तरह का पाठ्यक्रम होता था। तो यानी कि प्रभावी शिक्षण संभव ही नहीं है जब तक पाठ्यक्रम ना हो। पाठ्यक्रम के द्वारा ही प्रभावी शिक्षण संभव हो पाता है। और उसके बाद टीचर की भूमिका, तो वो भी आप अच्छे से जानते हैं। और पाठ्यक्रम विकास में टीचर की भूमिका, तो यानी कि जब हम पाठ्यक्रम को डेवलप करते हैं, करिकुलम को डेवलप करते हैं, तो उसमें टीचर का रोल क्या है? टीचर का सीधा रोल है, टीचर विद्यार्थी जिनके लिए करिकुलम डेवलप किया जा रहा है उनसे सीधे सीधे जुड़ा होता है। उसे सीधे सीधे से पता होता है कि विद्यार्थियों की आवश्यकताएं क्या हैं। इसलिए अध्यापक की बहुत अधिक भूमिका होती है। आपकी समस्या है, हम ये वीडियो आपको बनाने के लिए चले तो क्यों चले? क्योंकि आप लोगों ने बार बार कहा, इसलिए हम सेकंड पेपर का हमने वीडियो बनाने की तैयारी की। तो यानी कि कब की? क्योंकि जब हमें स्टूडेंट्स की नीड पता चली, उन्होंने अपनी नीड हमें बताई। तो शिक्षक इसलिए महत्वपूर्ण होता है पाठ्यक्रम के विकास में, क्योंकि वही वास्तविक रूप से ये जान पाता है कि विद्यार्थियों को समस्या कहाँ पर है। इसलिए शिक्षक को पाठ्यक्रम के विकास में मुख्य स्थान मिलना चाहिए। तो इसी तरह से आप अपने शब्दों में भी आराम से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। उसके बाद आता है करिकुलम डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स। ये भी बहुत आसान से जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, आप आराम से इनका शब्दों को भी पढ़ लें तो भी आपको अर्थ समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट सेंटर्ड यानी विद्यार्थी केंद्रित, सब्जेक्ट सेंटर्ड विषय पर केंद्रित पाठ्यक्रम को विकसित कैसे करेंगे, क्रिया केंद्रित या एक्टिविटी सेंटर्ड यानी सीधी बात है क्रिया को केंद्र में रखकर पाठ्यक्रम का विकास यहाँ पर किया जाएगा, और कम्युनिटी सेंटर्ड। उसके यहाँ पे भी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग दोनों तरह का आ सकता है। और अप्रोचेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट पे भी अगर एक साथ ये सारी अप्रोचेस पूछ दी जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, वरना एक ना एक शॉर्ट क्वेश्चन इन अप्रोचेस को लेकर आ सकता है। सिस्टम एनालिसिस, प्रणाली विश्लेषण। प्रणाली विश्लेषण जो है इसमें संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया को एक प्रणाली माना जाता है और बाकी जितनी भी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत चीज़ें आती हैं उन्हें सब सिस्टम यानी उप प्रणाली माना जाता है।
शिक्षा व्यवस्था एक प्रणाली के रूप में कार्य करती है। अब जैसे स्कूल है, वैसे तो अगर पूरी शिक्षा प्रणाली को देखें तो स्कूल एक सब सिस्टम है, लेकिन अगर सिर्फ स्कूल की बात करें तो वो खुद में एक सिस्टम, यानी शिक्षा एक प्रणाली के रूप में कार्य करती है जिसकी अनेक उप प्रणालियां हैं और प्रत्येक उप प्रणाली भी स्वयं में एक प्रणाली के रूप में। तो यानी कहीं भी कोई समस्या होती है तो उसका पूरा का पूरा विश्लेषण अगर हम प्रणाली का विश्लेषण ही कर लें तो हमें समस्या कहाँ पर है समझ में आ जाएगा, और फिर हम उस आधार पर पाठ्यक्रम को अगर विकसित करेंगे तो हमें सुविधा होगी। तो ये प्रणाली विश्लेषण उपागम है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड अप्रोच, एकीकृत उपागम, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, डिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच भी आपके कोर्स में थोड़ा थोड़ा सा इन्हें पढ़ लीजिए। तो शॉर्ट आता है तो आप इनको अलग अलग लिख सकते हैं, और अगर एक साथ पूछा जाता है तो आप लॉन्ग क्वेश्चन भी आराम से लिख पाएंगे। इसके अलावा डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम जो हैं ये फिलोसॉफिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, इन्वायरमेंटल एंड पेडागोजिकल, तो ये भी बड़े आसान से हैं। आपने पिछले बार दर्शन पढ़े हुए हैं, आप जैसे ही बुक की अपनी रीडिंग करेंगे आप इसे समझ सकते हैं। ये आसान है, इसको बिना डरे आप पढ़िए, आप पढ़ पाएंगे। इसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, वो है कि जो वैल्यूज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई हैं वो जो है पाठ्यक्रम के विकास को निर्धारित करती है, पाठ्यक्रम के निर्धारक के तत्वों के अंतर्गत आती हैं। कौन कौन से वो निर्धारक तत्व हैं जो संविधान में दिए गए हैं? संविधान की मूल भावना, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, इक्वलिटी और सेक्युलरिज्म। जब भी भारत में कोई पाठ्यक्रम विकसित किया जाता है तब इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि बच्चों में सोशल जस्टिस की और इक्वलिटी की और सेक्युलरिज्म की जो वैल्यूज़ हैं वो डेवलप हों। हम ऐसी कोई भी चीज़ बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे जो इन भावनाओं के विपरीत हों। हमें ऐसे देश में नागरिक निर्मित करने हैं जो संविधान को अपना आदर्श मानते हों। इसके बाद तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है ग्रास रूट मॉडल और एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल। लॉन्ग क्वेश्चन भी आराम से आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आराम से इसमें आ सकता है, और वैसे संभावना तो एक ना एक मॉडल के आने की रहती ही है। ग्रास रूट मॉडल हिल्डा टाबा का मॉडल है, 1962 में आया था। इसके कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप्स चाहे तो हमसे सुन लीजिए और चाहे तो आप बुक खोलेंगे आपको दिखेंगे। डायग्नोसिस ऑफ नीड्स, formulation of objectives, selection of content, organization of content, selection of learning activities और evaluation। पहले तो नीड क्या है, आखिर हम करिकुलम डेवलप करने जा रहे हैं तो किन आवश्यकताओं के आधार पर करने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या तैयार होंगे, फिर ऑब्जेक्टिव तैयार किया जाता है। जब एक बार नीड पता चल जाती है कि किस लिए करिकुलम विकसित करना है, फिर ऑब्जेक्टिव तैयार कर लिए जाते हैं। फिर उसी हिसाब से कंटेंट का, यानी कौन सा कंटेंट पढ़ाया जाएगा उसका चयन किया जाता है। फिर कंटेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है। उसके बाद लर्निंग एक्टिविटीज़ को सेलेक्ट किया जाता है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी, और फिर इवैल्यूएशन किया जाता है जिससे हमें जानकारी मिलती है कि हमारा पूरा प्रोसेस कितना ठीक था और कितना ठीक नहीं था, समस्या कहाँ पर थी, जिससे उसमें सुधार किया जा सके। हिल्डा टाबा का मॉडल ग्रास रूट मॉडल इसलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ पूरी करिकुलम डेवलपमेंट की प्रक्रिया में शिक्षकों को, यानी जो मुख्य रूप से विद्यार्थियों से जुड़े हुए हैं, उनको प्रमुख स्थान प्रदान करता है। उसके बाद जो मॉडल है एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल, वो सेलर, अलेक्जेंडर और लेविस का मॉडल है। इसके भी स्टेप्स हैं। सबसे पहले इसमें भी गोल्स डिसाइड किए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स तय किए जाते हैं, फिर करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है, फिर करिकुलम का इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है और इवैल्यूएशन किया जाता है, और इवैल्यूएशन के आधार पर फिर से गोल और ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए जाते हैं। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल है, प्रशासनिक प्रतिमान है। इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस की मुख्य भूमिका होती है, जैसे लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब कानूनी ज़रूरतें क्या हैं, रिसर्च डाटा क्या है, मतलब अनुसंधान के जो आंकड़े हैं वो क्या बात कह रहे हैं, प्रोफेशनल एसोसिएशंस
जो हैं उनको भी ध्यान में रखा जाता है, स्टेट गाइडलाइंस को भी ध्यान में रखा जाता है, जो राज्य द्वारा दिए जाने वाले दिशा निर्देश हैं उन्हें भी ध्यान में रखते हुए इस मॉडल को डेवलप किया जाता है। विस्तार से आप अपनी किताब में देखें, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन बस इतना बता दें कि ये प्रक्रिया ऊपर से नीचे चलने की होती है। इसमें कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादातर कमेटीज़ बना दी जाती हैं या कोई कमीशन बना दिया जाता है, जो कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए करिकुलम को डिसाइड करता है, डेवलप करता है। इसके बाद आपकी जो यूनिट है वो इश्यूज एंड ट्रेंड जो हैं उनसे जुड़ी हुई आपकी यूनिट है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड इवैल्यूएशन। अगर आप कुछ और नहीं भी तैयार कर पाते हैं, वैसे तो ये यूनिट आसान सी है, लेकिन आप ये प्रश्न जरूर से तैयार करें, क्योंकि इस प्रश्न के आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। उसके बाद करिकुलम इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट की यूनिट है। इसमें करिकुलम से इवैल्यूएशन से जुड़ा हुआ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है और आना भी चाहिए, क्योंकि ये बड़ी यूनिट भी है, इम्पॉर्टेंट यूनिट भी है। तो इसमें करिकुलम इवैल्यूएशन क्या है, जब एक बार करिकुलम तैयार हो जाता है तब उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद उसका इवैल्यूएशन किया जाता है। ये उससे जुड़ी हुई है कि आखिर ये जो पूरी प्रक्रिया करिकुलम डेवलपमेंट की गई है कितनी प्रभावी रही, क्या इस करिकुलम को ऐसे ही स्वीकार किया जा सकता है, इसे आगे लागू किया जाएगा या फिर इसमें कुछ संशोधन किए जाएंगे, इसके लिए करिकुलम इवैल्यूएशन किया जाता है। तो इसके लिए इन्होंने कुछ टेक्निक्स, ट्रेंड्स दिए हुए हैं, प्री पोस्ट टेस्ट, नॉर्म रेफरेंस, क्राइटेरियन रेफरेंस, फॉर्मेटिव, समेटिव इवैल्यूएशन। तो इन सब का यूज़ करके जो करिकुलम होता है उसका रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है, या फिर उसमें जो सुधार जरूरी होते हैं वो कर लिए जाते हैं। तो ये प्रक्रिया जब पाठ्यक्रम विकसित हो जाता है उसके बाद की प्रक्रिया है। तो जैसे प्री पोस्ट टेस्ट की प्रक्रिया है, पहले एक टेस्ट ले लिया और फिर करिकुलम को इम्प्लीमेंट करने के बाद टेस्ट ले लिया, दोनों में डिफरेंस निकाला तो हमें पता चलता है करिकुलम कितना प्रभावी है। नॉर्म रेफरेंस यानी मानक संदर्भित, पहले से मानक डिसाइड होते हैं। क्राइटेरियन रेफरेंस्ड, जो क्राइटेरिया के आधार पर इवैल्यूएशन किया जाता है। फॉर्मेटिव और समेटिव, फॉर्मेटिव जो होता है वो ज़्यादातर संशोधन के लिए इवैल्यूएशन होता है और समेटिव निर्णय लेने के लिए होता है। और उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले क्या होता था कि ज़्यादातर वर्ष में एक बार परीक्षा ले ली जाती थी और सारे के सारे साल की बच्चे की मेहनत उसी के आधार पर उसका असेसमेंट हो जाता था। लेकिन अब माना जाता है कि शिक्षा कोई एक संकुचित क्षेत्र नहीं है, ये संपूर्ण वर्ष भर चलने वाला, मतलब अगर हम औपचारिक शिक्षा की बात करें तो पूरी कक्षा में संपूर्ण वर्ष क्रियाकलाप होते हैं। इसलिए जब हम इवैल्यूएशन करते हैं तो हमें लगातार सतत मूल्यांकन करना चाहिए, व्यापक दृष्टि रखते हुए मूल्यांकन करना चाहिए। और शिक्षा प्रक्रिया में जितनी भी चीज़ें बच्चा साल भर में सीखता है, पढ़ता है, उसके हर एस्पेक्ट का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो ये लेटेस्ट ट्रेंड है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का, तो इस पर भी सवाल आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसके बाद अब सिलेबस तो पूरा है, लेकिन इस एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स जो स्टूडेंट्स इसको तैयार किए होंगे उन्हें एक सुविधा तो रहेगी ही कि अगर कोई न्यूमेरिकल इससे जुड़ा हुआ आता है और जो विद्यार्थी उस न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करेंगे तो उन्हें पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ये मैथ्स से जुड़ी हुई काफ़ी कुछ यूनिट है, तो अगर आप इसका सवाल हल करते हैं तो नंबर आने की संभावना ज़्यादा है। फिर भी हमसे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि हम इसमें बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, तो भी हम उनसे कहेंगे कि थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हमेशा न्यूमेरिकल आए ये ज़रूरी नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा आप इनके बारे में याद कर लीजिए कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है। अगर आप उनकी डेफिनीशन, उनकी विशेषताएँ याद कर लें, मानक विचलन, माध्य विचलन
और ये प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन के बारे में, तो भी आपका काम चलेगा। और अगर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है, इसकी भी आप थोड़ी थ्योरी तैयार कर लें। ये यूनिट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अब बहुत से हमसे स्टूडेंट ने कहा कि इसमें थोड़ा सा समस्या है, तो आप पिछली यूनिट तैयार कर लें, अच्छे से फिर तैयार कर लें, और उसमें आपको जितने आप सवाल कर पाएंगे, और फिर अगर एक यूनिट में आप इसे थ्योरेटिकल बेस पर भी याद कर लेते हैं, तो आपको इतनी शॉर्ट क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, और फिर लॉन्ग क्वेश्चन तो बाकी सारी यूनिट्स से आपको मिल ही जाएगा। तो स्टूडेंट्स ने बार बार हमसे कहा, तो हमने इस यूनिट को तैयार किया, इस वीडियो को तैयार किया। आप इसे सुने, इससे लाभान्वित हों, और आपका जो पेपर है उसके लिए हमारी शुभकामनाएं। और आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।